प्रोटीन्स को बनाने वाले जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जो यूनिट है प्रोटीन को फॉर्म करने की, दैट इज़ अमीनो एसिड, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अमीनो एसिड्स एसिडिक नेचर के, बेसिक और न्यूट्रल तीनों टाइप के नेचर के होते हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर, एक जनरल फॉर्मूला में अमीनो एसिड के बारे में बात करूँ तो किसी भी अमीनो एसिड में, ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन में 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, एक मेरे पास NH2 ग्रुप दैट इज अमीन ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो ये जो मेरा कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, राइट। 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के प्रेजेंट होने के कारण ये कार्बन कैसा हो जाता है बेटा, दिस इज कम्प्लीटली एन एसिमेट्रिक कार्बन। और इस एसिमेट्रिक कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिसपे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये अमीन ग्रुप है जो बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये अल्काइल ग्रुप कैन बी एनी लॉन्ग, कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, राइट। हम जो अमीनो एसिड्स हैं उन्हें सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स का मतलब बेटा, हमारा जो अल्केन है ये एक नॉर्मल आपका कार्बन, इससे 4 जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, राइट। इस मिथाइल में आप एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करते जाएं तो दैट बिकम्स योर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आर अमीनो एसिड, राइट। अब अगर यहाँ देखें तो दिस इज अमीन ग्रुप, ये NH2 ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। इस सेंटर कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन बोला है क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ये साइड चेन है जो जिसमें आर की लेंथ वैरी कर सकते हैं, दिस वुड बी हाइड्रोजन ग्रुप। ये एक जनरल फार्मूला है किसी भी अमीनो एसिड का, राइट। हमें 200 के आसपास अमीनो एसिड्स के बारे में जानकारी है, लेकिन हमारे लिए जो अमीनो एसिड्स नेसेसरी हैं वो ऑलमोस्ट 20 हैं। मतलब इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को यूज़ करके, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके आप प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। आइए तो हम एक फॉर्मल डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास एक अमीन ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दैट इज एसिडिक ग्रुप, उन्हें हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। दिस इज अल्फा अमीनो एसिड, राइट। सो दे आर एसिडिक इन नेचर प्लस बेसिक इन नेचर। कहाँ पे क्या नेचर है वो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, जहाँ पे जो 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं उन्हें हमने अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है, राइट। कार्बन की वैलेंसी 4 है और उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें रिप्लेस किया है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो मेरे जो अमीनो एसिड हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों उसी एसिमेट्रिक कार्बन के कारण हो पाती हैं, और जो आर फंक्शनल ग्रुप होगा इसके कारण उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, राइट। सॉरी। अब देखिए, हमारे जो अमीनो एसिड हैं इनके ऊपर कुछ एक स्पेसिफिक चार्ज, कुछ एक स्पेसिफिक पीएच पे चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है, एंड दैट पर्टिकुलर आयन इज नोन एज ज्विटर आयन, राइट। देखिएगा, अगर मैं सपोज, वेट अ मिनट, यहाँ आ जाते हैं। अगर मैं सपोज किसी अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर बात करूँ तो ये मेरे पास COH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, और ये H ग्रुप है। अगर मैंने इसे किसी एसिडिक मीडियम में डाला बेटा, तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, प्रोटॉन्स दे देगा, है ना, डोनेट करता है प्रोटॉन्स। ये जो प्रोटॉन ये डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन आकर इस NH2 ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। दिस NH2 ग्रुप नाउ बिकम्स NH3 ग्रुप, और क्योंकि इसने एक एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। अब अगर आपने, ये तो कब हुआ बेटा, जब मैंने एसिडिक मीडियम में डाला। अब अगर मैं इसे बेसिक मीडियम में डाल दूँ तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये प्रोटॉन्स को खींच लेगा, है ना, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये H इस बेसिक मीडियम में चला गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो इसके ऊपर ओवरऑल, तब इसके ऊपर पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कोई चार्ज नहीं है, तब वो NH2 ही है, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा है, नेगेटिव। आई एम सो सॉरी। तब उसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे अमीनो एसिड्स के अंदर ऐसी टेंडेंसी है, उसके पास 2 आयोनाइजेबल ग्रुप है बेटा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन छोड़ सकता है और अमीन ग्रुप एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है जब आपने उन्हें बेसिक एसिडिक मीडियम में रखा हो रिस्पेक्टिवली,
राइट लेकिन कई बार अगर आपने उसे नॉर्मल सोल्यूशन में या किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीएच पे रखा है जहाँ पे ये अगर मैंने इसे एक स्पेसिफिक पीएच पे रखा है, वेट अ मिनट, जहाँ पे इसके अंदर सॉरी जहाँ पे ये जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है इस प्रोटॉन को इस NH2 ने एक्सेप्ट कर लिया, दिस हैज नाउ बिकम NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो गया। आई बात समझ में? तो इस पर्टिकुलर पीएच पे जहाँ पे मेरे अमीनो एसिड के पास दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आई एम सो सॉरी, ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, राइट। इस आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे मेरे अमीनो एसिड के ऊपर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं और ये जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड मेरे पास है इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन, राइट। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है मेरे अमीनो एसिड की और ये इसीलिए पॉसिबल है बेटा क्योंकि इनके पास दो तरीके के अब ओपोजिट ग्रुप होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप है एक नेगेटिव ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमीन ग्रुप है, right? So this is what is the special property of any amino acid, that it have ionizable group, amine and carboxylic group, right? So this is what is the concept of Zwitter ion, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। अगर लो पीएच है, लो पीएच से मेरा मतलब है एसिडिक पीएच है, तो एसिडिक पीएच में NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर हाई पीएच है मतलब बेसिक पीएच है सॉरी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये दोनों पीएच पे एसिडिक मतलब या तो वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज देगा या ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पीएच ऐसा है जहाँ पे इट विल हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ द चार्जेस, such an ion is known as Zwitter ion and the pH would be isoelectric pH, right? So this is how we define this property. दिस इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक पीएच में क्या होगा, एसिडिक पीएच में क्या होगा, नेट ओवरऑल चार्ज, एंड दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्विटर आयन। चलिए अब हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके बेसिस पे मैंने अमीनो एसिड्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मेरे पास कोई अगर है तो याद रखेंगे, दैट इज ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन में एक H ग्रुप होता है, R ग्रुप में मतलब एक ही H प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्काइल ग्रुप जो है R ग्रुप है, दैट वुड बी मिथाइल ग्रुप, किसमें, एलेनाइन में। सीरीन में मेरे पास CH2OH ग्रुप होगा, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल मतलब OH ग्रुप अटैच हो गया, तो OH ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ, तो दैट बिकम्स योर सीरीन अमीनो एसिड। तो ये R ग्रुप के बेसिस पे हमने अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया है। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन में ये मेरा जनरल फार्मूला है, इतना फार्मूला जनरल है बेटा, और R की जगह पे सिर्फ H जुड़ा हुआ है। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड वी कॉल इट एज ग्लाइसिन। एलेनाइन में क्या होगा बेटा, एलेनाइन में ये ग्रुप कॉमन है, ये ग्रुप कॉमन है, ये ग्रुप कॉमन है, कॉमन इन द सेंस यूजुअल है ना, जो हमने जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का पढ़ा है वो सेम ग्रुप है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट इज मिथाइल। तो अगर मिथाइल ग्रुप आर की जगह आप सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो दैट बिकम्स योर एलेनाइन, और सेनाइन में CH2OH ग्रुप लगा दीजिए आर की जगह। सो दिस इज हाउ देयर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, राइट। दूसरा मेरे पास क्लासिफिकेशन है बेटा उनके नेचर के बेसिस पे कि वेदर अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, क्या इनके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होकर न्यूट्रल है अमीनो एसिड, राइट। तो देखिए अगर ये तो हमें पता ही है कि हमारे अमीनो एसिड के पास एक NH2 ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, राइट। अगर सपोज 2 अमीन ग्रुप हैं और 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ऑफकोर्स इसके नंबर ज़्यादा है मतलब मेरे पास एसिडिक आयन ज़्यादा है, और अगर एसिडिक आयन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, इजंट इट। मतलब मैं अमीनो एसिड को क्या बोल दूंगी बेटा, दैट द अमीनो एसिड इज एसिडिक इन नेचर, तो इट हैव 1 अमीनो ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है
कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा तो इट विल बी एसिडिक इन नेचर। अगर अमीन ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा, 2 अमीन है और 1 कार्बोक्सिलिक है, तो इसका मतलब वो बेसिक है। और अगर एसिडिक और अमीन दोनों ग्रुप बराबर बराबर हैं तो इट इज़ बेसिकली ए न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट। आपको एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं। यहाँ पे याद रखने का तरीका मैं बता देती हूँ। AG है ना, AG इज एसिडिक। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड न भी याद रहे तो पीछे एसिड लगा हुआ है उससे ही आपको याद रह जाएगा। AG इज एसिडिक मतलब एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। कमिंग टू द बेसिक अमीनो एसिड, ये अल्कलाइन है मतलब बेसिक है ना, टर्म से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एर्जिनाइन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। अमीन ग्रुप ज़्यादा है, अमीन ग्रुप बेसिसिटी प्रोवाइड करता है या अल्कलाइन नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे याद रखेंगे? हिस्टिडीन अमीन, लाइसिन अमीन, एर्जिनाइन अमीन, राइट। तो इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक HLA याद रख सकते हो, है ना। आपने पढ़ा होगा हेला सेल्स के बारे में, इफ इन केस, है ना। कुछ स्पेसिफिक स्टेम सेल्स होते हैं जिन्हें हमने प्रिजर्व करके रखा है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और उनके ऊपर हम काफ़ी सारी स्टेम सेल्स के ऊपर जो रिसर्चेज हैं वो करते हैं। सो उससे आप याद रख सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ HELA, मैंने आपको सिर्फ उसको याद रखने के लिए HLA बताया है। कमिंग टू द न्यूट्रल अमीनो एसिड, बचे हुए अमीनो एसिड्स जो हैं वो सारे न्यूट्रल हैं, है ना। रेस्ट ऑफ ऑल द अमीनो एसिड्स विल बी न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड देन वी हैव न्यूट्रल। अब अगर अमीनो एसिड के ओवरऑल नेचर के समरी चार्ट को मैं देखूं तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं और बता देती हूँ। ये एसिड, बेसिक और न्यूट्रल हो गए मेरे पास। एरोमेटिक साइड चेन्स अगर हैं उनके पास एरोमेटिक साइड चेन्स अगर प्रेजेंट है, एरोमेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, तो एग्जांपल्स होते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन से मुझे टायरोसिन मिलता है, तो ये दो एग्जांपल्स तो आप लगे लगे साथ में याद रख सकते हैं, राइट। टायरोसिन हमारी बॉडी में टायरोसिन अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये अमीनो एसिड आप इंटर कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। इंटर कन्वर्जन की प्रोसेस से भी हम इस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। सो ये याद रखने का तरीका PTT, राइट। तो फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। इनके पास एक एरोमेटिक साइड चेन प्रेजेंट होती है। देखिए स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बता देती हूँ। एक अमीन ग्रुप है, दिस इज 1, और मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो गए? 2 हो गए। सो 1 अमीन एंड 2 कार्बोक्सिलिक, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसलिए उसको हमने क्या बोला है बेटा? एसिडिक अमीनो एसिड। आइए ज़रा बेसिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देख के समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर याद नहीं भी रखें तो चलेगा, ग्लाइसिन का कर लेना बस। ग्लाइसिन ईजी है, वेलाइन ईजी है, तो उसे प्लीज़ याद रख ले। यहाँ पे मेरे पास ये हिस्टिडीन है सॉरी, हिस्टिडीन में ये NH3 ग्रुप, NH ये अमीन ग्रुप है, और मात्र एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ओवरऑल दिस इज बेसिक। सिमिलरली यू कैन लुक एट लाइसिन ऑल्सो द सेम वे, इट इज एक्सप्रेस 1 and 2 and that is only 1, right? So this is how we have classified this into basic amino acid, and this is how neutral amino acid. This is neutral amino acid हमारे पास NH2 ग्रुप और COH ग्रुप दोनों बैलेंस्ड हैं, right? So overall charge becomes neutral, overall charge positive and negative, that becomes neutral amino acid. And now these are aromatic amino acids, ये aromatic group होता है बेटा। तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, इस तरीके से ये तीनों मेरे पास एरोमेटिक ग्रुप है, और तीनों के स्ट्रक्चर देख लीजिए, मोर और लेस एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है ना। तो आपको याद रह जाएंगे, स्पेशली फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। द ओनली डिफरेंस वुड बी पोजिशन ऑफ OH ग्रुप एट वन ऑफ द कार्बन, राइट। सो बेंजीन रिंग, हेक्सेन जो है हमारा, उस रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट है। दिस इज व्हाट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। कमिंग टू द यूटिलिटी ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी, उसके बेसिस पे जब हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो आई हैव अनदर क्लासिफिकेशन। कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं, राइट, मतलब आपकी बॉडी उन्हें नहीं बनाती है, तो आपको उन्हें डाइट में लेना पड़ेगा, आपको उन्हें कंज्यूम करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दे हैव बिकम एसेंशियल। कुछ अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है, आपकी बॉडी बना लेती है, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है,
आपको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब है। और कुछ सेमी एसेंशियल की कैटेगरी है बेटा। सेमी एसेंशियल का मतलब होता है जो पार्शली नीडेड हैं, बहुत स्लो रेट पे सिंथेसाइज होते हैं, तो उनके बनते बनते काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे सपोज लैक्टेटिंग मदर्स हैं, okay, and if there is a newborn individual, and or if there is a person who is getting recovered from a particular disease, राइट, तो उस केस में इन्हें अमीनो एसिड्स की नंबर या अमीनो एसिड्स की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। तो वहाँ पे अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करने का काम हम क्या कर सकते हैं कि किसके थ्रू कर सकते हैं, वो अमीनो एसिड कैसे मिलेंगे आपको, आप डाइट में लेना शुरू कर दें। तो वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को भी आप डाइट में ले लें तब जब आपको उनकी ज़्यादा आवश्यकता है। स्पेशली कब बेटा, जैसे आप बीमारी से रिकवर कर रहे हो, या लेक्टेटिंग मदर है तो बिकॉज शी प्रिपेयर्स मिल्क, और उस मिल्क में काफ़ी प्रोटीन्स को डालना है, काफ़ी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन यू नीड अमीनो एसिड्स, राइट। तो उन्हें हम कहते हैं सेमी एसेंशियल। एग्जाम्पल्स के हिसाब से देख लेते हैं। जो बॉडी बनाती है, मतलब ये हो गए नॉन एसेंशियल, इन्हें मैं कह सकती हूँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, है ना, जो कि बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर लेती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती, इसलिए यू नीड टू हैव देम इन योर डाइट, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें मुझे टायरोसिन जो है ये थोड़े से सेमी एसेंशियल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। स्पार्टिक एसिड जो है ये सेमी एसेंशियल में है, ग्लूटामिक एसिड सेमी एसेंशियल में। सेमी एसेंशियल याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन। तो कुछ अमीनो एसिड्स हम अगर एक्स्ट्रा हमारे डाइट में ले लें, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट देम फंक्शनल इन आवर बॉडी, राइट। तो ग्लाइसिन, एलेनाइन, सेराइन, सिस्टाइन, सिस्टाइन अलग है, सिस्टीन अलग है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, नॉन एसेंशियल के लिए, नॉन एसेंशियल के। एर्जिनाइन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन दो बार रिपीट हो गया, एर्जिनाइन, लाइसिन, मिथ्योनिन, वलाइन, ल्यूसिन, ये सब मेरे पास कैसे हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिनकी मुझे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है सॉरी, जिनकी मुझे मेरी बॉडी को बनाने की आदत नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। You don't have the specific mechanism to build up these amino acids in your body, hence you need them in your diet, right? चलिए, एर्जिनिन एंड हिस्टिडीन को हम स्पेसिफिकली सेमी एसेंशियल बोलते हैं, एंड आई टोल्ड यू द रीज़न। एर्जिनिन और हिस्टिडीन ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो जिनका बनने का रेट काफ़ी स्लो होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू हैव देम इन योर डाइट। इसमें मेरे पास दो अमीनो एसिड ऐसे हैं बेटा, जैसे लाइसिन एंड एर्जिनाइन जो है ये दो अमीनो एसिड हिस्टोन का जो बॉल होता है ना हमारा, हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है जिसके ऊपर आप डीएनए की पैकेजिंग करते हैं, उनके अंदर लाइसिन और एर्जिनाइन का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है ना। तो आपने सुना होगा कि हिस्टोन जो है इट्स अ बेसिक प्रोटीन, इट्स एन ऑक्टामर ऑफ बेसिक प्रोटीन्स। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ओवरऑल जो वहाँ पे अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे बेसिक ही नहीं, वहाँ पे एसिडिक भी प्रेजेंट है, लेकिन क्वांटिटी या नंबर अगर मैं बात करूँ तो किसका ज़्यादा है, लाइसिन एंड एर्जिनाइन। तो ये याद रखिएगा, 12th क्लास में आता है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर में गिवन है, राइट। हम डीएनए को जब पैक करना चाहते हैं, डीएनए की पैकेजिंग करना चाहते हैं, तो उसे बॉल के ऊपर, हिस्टोन की जो बॉल है उसके ऊपर रैप करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग, राइट। अगर आर ग्रुप के बेसिस के ऊपर मैं और आर ग्रुप की पोलैरिटी के बेसिस पे मैं क्लासीफाई करूं, मतलब पानी में सोल्यूबल है या नहीं, वाटर सोल्यूबल है या नहीं, तो फिर मेरे पास पोलर नॉन पोलर हो जाते हैं, चार्ज अनचार्ज हो जाते हैं, राइट। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल मेंशन है, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। हमारे कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं बेटा जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, राइट। अब देखिएगा, अगर आप किसी प्रोटीन को फोल्ड कर देते हैं सॉरी, अगर आप किसी प्रोटीन को फोल्ड कर देते हैं तो उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है वो अंदर की तरफ सिचुएट होना शुरू कर देते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो बाहर की तरफ है। आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। सपोज ये एक प्रोटीन है, एक फोल्डेड प्रोटीन है, तो डू रिमेंबर कि यहाँ जो अंदर की तरफ जो अमीनो एसिड्स होंगे वो अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोफोबिक है, जिन्हें पानी में मिलना नहीं है, जो वाटर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, राइट, नॉन पोलर है इन द सेंस। और जो बाहर की तरफ होंगे दे विल बी पोलर, वाई, बिकॉज दे कैन इंटरैक्ट विद द वाटर, और वाटर से उनको कोई रिपल्शन नहीं है, तो वो अमीनो एसिड बाहर की तरफ रहेंगे। तो जब भी हमारा प्रोटीन ऐसा फोल्ड होता है ना, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स अंदर आ जाते हैं और पोलर अमीनो एसिड्स बाहर की तरफ सिचुएट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ दे टेक प्लेसमेंट इन द प्रोटीन चेन, क्योंकि अमीनो एसिड इंडिपेंडेंटली तो ऑफकोर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल
हमारी बॉडी में इन अमीनो एसिड्स की यूटिलिटी इनके प्रोटीन बनाने के तरीके पे ही है या प्रोटीन बनाने के कारण ही है। आइए ज़रा हम नॉन पोलर आर ग्रुप की बात करते हैं। पहले तो दोनों का मीनिंग मैं आपको अलग अलग करके बता दूं। नॉन पोलर का मतलब है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब वाटर इनसोल्यूबल होगा। तो आर ग्रुप जो है ना बेटा, उस आर ग्रुप की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वो जो आर ग्रुप हमारे अमीनो एसिड में लगा है, क्या वो आर ग्रुप वाटर सोल्यूबल हो सकता है कि क्या वो आर ग्रुप वाटर सोल्यूबल नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल मेरे पास ये सारे हैं, राइट। अगर पोलर है मतलब वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, पानी में आप इसे इजीली सोल्यूबलाइज कर सकते हैं। और अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, आर ओनली, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो एग्जाम्पल्स आर दीज। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है ना, आई एम नॉट रीडिंग जस्ट टू सेव द टाइम। सेराइन है, थ्रियोनिन है, सिस्टाइन, टायरोसिन, एस्पार्जिन है। ये अमीनो एसिड्स जो हैं, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि पोलर हैं। पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल हो गए, लेकिन इनके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आएगा। कमिंग टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है प्लस पोलर है, मतलब वाटर सोल्यूबल है। तो एग्जाम्पल क्या हो गए, लाइसिन, एर्जिनाइन, हिस्टिडीन, राइट। इसको आप फिर से HLA से याद रख सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी निमोनिक क्रिएट किया था। फाइन। नेगेटिवली चार्ज पोलर आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज पोलर आर ग्रुप मतलब जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा और वाटर सोल्यूबल होगा। नेगेटिवली चार्ज्ड पोलर आर ग्रुप, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा और आर ग्रुप भी कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल। एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड मतलब जितने भी एसिडिक नेचर के हैं वो इसमें आएंगे, एक्सेप्ट यू नीड टू रिमेंबर ग्लाइसिन, राइट। ग्लाइसिन को छोड़ दें तो जो हमारे एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, दे विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पोलर आर ग्रुप, नॉट ऑल, है ना। ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड. Now let us talk about few more points related to amino acids. Glycine simplest है, tryptophan being the most complex amino acid, ये NCERT में मेंशन है, इसे याद रखिएगा। ट्रिप्टोफैन जो है फिनाइल एलेनाइन से बनाते हैं हम, और ट्रिप ओपेरॉन आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे आप, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर में ही आएगा ट्रिप ओपेरॉन। तो ट्रिप ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन को ही बायोसिंथेसाइज करने का या उसे अब्जॉर्ब करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, राइट। उसके अलावा सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथ्योनिन, यू कैन आई मीन रिमेंबर इट लाइक दिस, CMC। ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं बेटा विच कंटेन सल्फर, ठीक है। यहाँ पे सिराइन भी ऐड कर सकते हैं आप, वेट, आई एम सो सॉरी, लेट इट बी दैट वे ओनली। सिस्टाइन, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, ये 3 अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब इनकी खास बात क्या है बेटा, ऐसे प्रोटीन्स जिनको सेल के बाहर आपको एक्सपोर्ट करवाना है, जिन्हें भेजना है बाहर, तो ऐसे अमीनो एसिड्स में सल्फर होता है, राइट। क्योंकि सल्फर इजीली ट्रांसपोर्ट, अगर आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना दिए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है बेटा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के बाद इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी हम इसीलिए बढ़ा रहे हैं ताकि इसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, राइट। तो ट्रांसपोर्ट करने वाले अमीनो एसिड मतलब जिनकी आवश्यकता सेल के बाहर पड़ने वाली है, उनके पास मोस्टली आप सल्फर ब्रिजेस देखेंगे, ओके। अब दूसरी बात समझिएगा, आपने अगर किसी ऐसे प्रोटीन को बर्न किया है जिसमें सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है, मे बी दीज 3 CMC, अगर आपने ऐसे अमीनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन्स को जलाया है तो उसमें से एक स्मेल आती है, एंड दैट स्मेल इज़ एन इंडिकेशन कि दिस इज़ रिच इन सल्फर, है ना। हमारे अनियन गार्लिक भी सल्फर में काफ़ी रिच होते हैं, और इसलिए वो जो एक जो स्मेल आती है आपको, एक जो टिपिकल स्मेल है, और एक वो जो आंखों में बर्निंग सेंसेशन होता है उन्हें कट करते टाइम पे, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली, इजंट इट। अब देखिएगा, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इंसुलिन में भी सल्फर मिलेगा आपको। ऐसे जितने भी प्रोटीन्स होंगे जिन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता है, दे विल बी रिच इन सल्फर, राइट। फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास एरोमेटिक चेन होंगी, हम देख चुके हैं। सेराइन एंड थ्रियोनिन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं CT, है ना।
इसमें कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहलिक ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो CT विल हैव अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेराइन एंड थ्रियोनिन, है ना, उसे सीरीन भी बोलते कई लोग। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर देम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कुछ निमोनिक्स आप या तो मेरे ले लीजिए या आप खुद बना लीजिए, वट एवर यू फील लाइक। हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन ये हीट्रोसाइक्लिक हैं, मतलब इनकी साइकिल जो है इनके अंदर जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स कंटेनिंग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बने हुए हैं, इसलिए वी कॉल इट एज हीट्रोसाइक्लिक। देन अमीनो एसिड्स में क्योंकि अल्फा कार्बन है विच इज एसिमेट्रिक, ये ये लीवो रोटेटरी होते हैं, है ना। लीवो रोटेटरी का क्या मतलब है? जब इनके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को आप फॉल करवाएंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे, आई मीन दिस साइड, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बीइंग सिंपलेस्ट, इट डू नॉट शो एनी polarization, while rest of the amino acids they will show polarization and they will be levo rotatory. They will rotate the plane polarized light which falls on them in the left direction, in anti-clockwise direction. प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन में अमीनो ग्रुप होता है, इमीनो ग्रुप होता है, इट इज इमीनो ग्रुप इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप। इमीनो ग्रुप इज डिनोटेड बाय NH, इसलिए इन्हें हम इमीनो एसिड बोलते हैं, वी कॉल देम एज इमीनो एसिड। अमीनो एसिड का ग्रुप है बेटा NH2 और इमीनो एसिड का ग्रुप है NH। रिमेंबर द डिफरेंस, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने अमीनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। लेट अस टॉक अबाउट आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इजी है, डायरेक्ट है, आप बेसिक अमीनो एसिड को फटाफट यहाँ से आइडेंटिफाई कर लीजिए। ग्लूटामिक एसिड को तो पहले ही क्रॉस कर दो आप सॉरी, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है। सो टायरोसिन, लाइसिन एंड वेलाइन, आई थिंक इट हैज टू बी मल्टीपल ऑप्शन, sorry. So option is C, that is lysine, क्योंकि lysine एक basic amino acid है। About valine and glutamic acid we already discussed. Tyrosine जो है that is aromatic amino acid. So you can look at the chain, you can look at the function, structure, और उसमें आप amine group और carboxylic group को देख सकते हैं, उनकी position को आप देख सकते हैं। चलिए, now let us talk about proteins. प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पॉलीमर्स हैं और ये प्रोटीन्स हमने अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके बनाए हैं। तो अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन को, एक एंटायर कॉम्बिनेशन जो अमीनो एसिड्स का बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। दे आर बेसिकली पॉलीमर्स। तो ये फर्स्ट प्लेस, होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, बर्जीलियस और मल्डर ने इनके बारे में बताया था। दे होल्ड द फर्स्ट प्लेस। क्यों बेटा? क्योंकि प्रोटीन्स अबंडेंट पॉलीमर्स हैं, मतलब आपको हर जगह प्रोटीन्स का नंबर या प्रोटीन्स जो हैं वो काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन्स की बनी हुई है, राइट। तो इन प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है और ये अमीनो एसिड बहुत अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके हमने प्रोटीन बनाया है, इसीलिए इसे हम हीट्रोपॉलीमर बोलते हैं, राइट। और जब भी दो अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के बाद जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो हम ये मेंशन करते हैं क्लियरली कि जब भी हमारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो उन अमीनो एसिड्स के कंबाइन होते टाइम पे एक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। और वाटर के रिमूवल से दोनों अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं? आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एंड दिस इज हाउ अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड। सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। नॉट ऑल द अमीनो एसिड्स कंबाइन इन फॉर्म प्रोटीन, एज आई मेंशन यू, हमारे पास सिर्फ 20 का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज सफिशिएंट टू फॉर्म प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स में भी। लाइक जैसे कोलेजन है, कोलेजन हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, राइट। हमारी बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट है और पैकेजिंग में भी मदद करता है। सो कोलेजन प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट। यूनिवर्स में अबंडेंट प्रोटीन की बात करूं सो दैट इज फोटोसिंथेसिस में काम में आने वाला मेरा एक स्पेशल एंजाइम विच इज कॉल्ड एज रुबिस्को, राइट। हर एंजाइम प्रोटीन बेस्ड है। एंजाइम्स कैसे होते हैं बेटा? प्रोटीन बेस्ड होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज RNA। RNA में जो राइबोजाइम है
राइबोजाइम आई मीन राइबोजाइम जो एंजाइम है दैट इज आरएनए नॉट द प्रोटीन. बट अदरवाइज व्हेन यू सी ऑल द प्रोटीन्स आर बेसिकली या ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स ओनली एक्सेप्ट आरएनए बेस्ड एंजाइम्स, राइट. तो रुबिस्को क्या है बेटा? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो के बेसिस पे या तो ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करेगा या कार्बोक्सिलेज के जैसा बिहेव करेगा. तो रुबिस्को इज एन अबंडेंट एंजाइम जो नेचर में प्रेजेंट है और ये क्या करने में मदद करेगा? फोटोसिंथेसिस करने में मदद कर. प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है. हमारे पास प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है बेटा. जैसे डीएनए है ना, डीएनए 2 डायमेंशनल है, बस ऐसा आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये हेलिकल कॉइल हो जाता है. अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो ये 3D 4D तक जाते हैं. मतलब प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड और प्रोटीन्स के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं. बायो में अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर किसी का है तो वो यही स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर, राइट. अब देखिए, अगर ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का, तो उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको लीनियर चेन दिखाई देगी अमीनो एसिड्स की. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब भी आप देखेंगे प्रोटीन का, सो दैट विल बी शोइंग यू ओनली लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. अगर इस चेन को आप हल्का सा कॉइल कर दें तो दैट बिकम्स, ये अगर आप इसको हेलिकल में कन्वर्ट कर दें, हीलिक्स में कन्वर्ट कर दें, तो दैट बिकम सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो एक मेरे पास प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, फिर उसको आप कॉइल कर दें तो दैट बिकम सेकेंडरी. आप इसको और ज़्यादा फोल्डिंग कर दें, है ना, और फोल्डिंग करते टाइम यहाँ पे बीच में इनमें बन जाए हाइड्रोजन बॉन्ड्स सॉरी. और अंदर की तरफ जो अमीनो एसिड्स होंगे वो होंगे मेरे नॉन पोलर, बाहर की तरफ जो मेरे अमीनो एसिड्स होंगे वो होंगे पोलर. अगर इस तरीके से आप इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कर दें, हाइड्रोजन बॉन्ड से इन्हें कनेक्ट कर दें, सो दैट बिकम्स योर टर्शरी स्ट्रक्चर. और टर्शरी की फर्दर कॉइलिंग कर दें और उसमें कुछ पॉकेट्स बन जाएं, कुछ डोमेन्स बन जाएं, तो दैट बिकम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. हीम जो है दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली मेड अप ऑफ, दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट. हम देखेंगे एक एक करके. ये मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर है. अरेंजमेंट देख लीजिए, अमीनो एसिड्स, ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स लीनियरली अरेंज्ड हैं. एक टर्मिनल सी टर्मिनल होता है बेटा जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा, और एक टर्मिनल एन टर्मिनल होता है जहाँ पे अमीन ग्रुप दिखेगा. तो एक एन टर्मिनल ग्रुप है, एक सी टर्मिनल ग्रुप है, और इस तरीके से मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सिर्फ हमें अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है. तो बस ये एक लीनियर, जैसे एक सीक्वेंसिंग एक मेथड होती है बेटा. आपने डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा हुआ है कि हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं और एक एक न्यूक्लियोटाइड को स्टडी कर सकते हैं. ऐसे ही हम प्रोटीन्स को भी सीक्वेंस कर सकते हैं. तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर टू स्टडी सीक्वेंसिंग इन प्रोटीन्स. फाइन. तो ये सिर्फ एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड के फॉर्म में दिखाई देगा आपको, एक सिर्फ लंबी थ्रेड के फॉर्म में दिखाई देगा. दिस इज व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. या तो आप आपकी जो लीनियर चेन है उसमें कॉइल्स जनरेट करके उसे हीलिक्स में कन्वर्ट कर दें, और इस हीलिक्स को हम बोलते हैं अल्फा हीलिक्स, राइट. यहाँ पे भी एक टर्मिनल सी होगा, एक टर्मिनल एन होगा. या फिर आप इस चेन को आप इस चेन को ऐसे प्लेट्स में कन्वर्ट कर दें. फिर ये मेरा हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये प्लेट्स हो गई. तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज बीटा प्लेटेड शीट, और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आई बात समझ में? तो ये बीटा प्लेटेड शीट है. ऐसे ही यहाँ पे भी नीचे एक शीट होगी, ऐसे पैरेलली शीट्स अरेंज होती हैं और इनके बीच में यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स ये मेरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं किसी भी प्रोटीन के. अगर थ्रेड को आप फोल्ड कर दें, हेलिकल शेप में फोल्ड कर दें, और वो स्टेयर केस जैसा आपको अपीयरेंस देने लगे, मतलब ऐसा स्टेयर केस जैसा, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स. ठीक है. यहाँ पे जैसे डीएनए हमारा लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों होता है, प्रोटीन्स में जो हेलिक्स हैं दैट इज ऑलवेज लेफ्ट हैंडेड. तो प्रोटीन्स के अंदर राइट हैंडेड, सॉरी, प्रोटीन्स के अंदर आपको राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा. मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका हेलिक्स क्रिएट होता है. सो इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
right? So it is observed, only right-handed helix is observed in proteins. So this is my alpha helix and that is my beta pleated sheet. right-handed rotation होगा, spirally coiled होगा और हर टर्न में 3 अमीनो एसिड होंगे. डीएनए में याद कीजिए टर्न में 10 बेस पेयर्स होते थे, राइट? यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. मतलब दोनों अरेंजमेंट्स में, दोनों स्ट्रक्चर्स में चेन को होल्ड करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा थ्रेड लाइक आएगा और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा प्लेट्स लाइक आएगा. सो दिस इज बीटा प्लीटेड शीट. इट इज़ नॉट बीटा हेलिक्स, इट इज़ बेसिकली बीटा प्लीटेड शीट, है ना? इट्स अ शीट. और यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? जिगजैग अरेंजमेंट होगा प्लस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. सिल्क जो है which is fibrioin. Fibrioin is the example of beta pleated sheet, right? और हमारे जो अल्फा हेलिक्स हैं उसमें एग्जाम्पल आएंगे मेरे पास केराटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन. ये मसल्स के हैं, केराटिन हमारे हेयर नेल्स का प्रोटीन है, राइट? सो दिस इज हाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. यहाँ पे 3 डायमेंशनल कॉइलिंग होना शुरू हो चुकी है. एक वुवन बॉल के जैसा दिखता है. बीच के स्ट्रक्चर्स देखिए, ये बीटा प्लीटेड शीट्स दिखाई दे रही हैं आपको, है ना? और अल्फा हेलिक्स, ये आपको अल्फा हेलिक्स दिखाई दे रहे हैं. तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट का कॉम्बिनेशन होता है मेरा सेकेंडरी एंड इवन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑल्सो. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे फिलहाल हम. क्यों प्रोटीन कॉइल हो रहा है बेटा? जो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को स्ट्रक्चरली चेंज करना शुरू कर देता है, राइट? और वो जब अपने आप को स्ट्रक्चरली चेंज करता है तब वो फंक्शनल होता है, तब वो रोल प्ले करना शुरू करता है और तब मैं उसे कह सकती हूँ दैट इट विल नाउ फंक्शन इन द बॉडी. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही फंक्शनल है बॉडी में, प्राइमरी फंक्शन नहीं करता, राइट? चलिए, अब टर्शरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए. पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैंने आपसे बात की ही थी. sorry it was dehydration process which was involved, राइट? तो डिहाइड्रेशन होके आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी हमने देखे हैं, हीलिक्स के बीच में और प्लीट्स के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड. डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एसएस ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे तब जब आपके डीएनए में, सॉरी, आपके प्रोटीन में फोल्डिंग होना शुरू होगी. इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड आयोनिक इंटरैक्शन. हाइड्रोफोबिक मतलब जब अमीनो एसिड्स रिपेल करेंगे तो वो बाहर की तरफ रहेंगे, दैट वुड बी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. और जहाँ पे दोनों अमीनो एसिड्स चार्ज्ड हैं और एक दूसरे के अपोजिटिवली चार्ज हैं, वहाँ पे बॉन्ड क्या बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड. सो ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक एंड आयोनिक बॉन्ड, ये इतने सारे बॉन्ड मेरे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना? डीएनए में भी हमने 3 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े थे और प्रोटीन्स के अंदर आप और ज़्यादा टाइप के बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं. अब देखिए, जब आपकी बीटा प्लीटेड शीट्स या बीटा चेन्स और अल्फा चेन्स जो हैं ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं और बीच में कोई मेटालिक फैक्टर, मेटालिक आयन, है ना? जैसे हीमोग्लोबिन की बात करूं तो Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो बीच में सैंडविच हो गया और इन दोनों चेन्स को क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. दैट इज व्हाट इज योर क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर. तो हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी में, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं. ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाता है तो आपके पास इस तरीके से बीटा, सॉरी, क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज ऑफ योर हीमोग्लोबिन. कुछ हमारी बॉडी में जो बेसिक प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शंस देख लेते हैं हम एक बार. कोलेजन प्रोटीन जो है ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब जो पैकेजिंग में काम करता है. याद कीजिए, व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपने पढ़े हैं. तो ये कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं? ऑर्गन्स की पैकेजिंग करते हैं, पैक करते हैं, फिल करते हैं और वहाँ पे ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस या ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में काम कर रहे हैं. ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है, यू नो दैट, एंड इट इज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. इंसुलिन हार्मोन है. सल्फर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो स्टेबिलिटी के लिए हमने इसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस रखे हैं. एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, इनके अंदर भी सल्फर बॉन्ड्स होते हैं बेटा.
क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर है, आप पढ़ेंगे। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे 2 हेवी चेन्स को कनेक्ट करने के लिए कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सल्फर ब्रिजेस प्रेजेंट हैं, राइट। देन वी हैव रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, स्मेल, साइट, इनके लिए जो रिसेप्टर्स हैं, वो सब किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से ही बने हुए हैं। दे ऑल हैव अ बेसिक नेचर ऑफ प्रोटीन। GLUT4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2019 के नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ मेंशन देयर, या इट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री दिलवाने का काम, बाहर तो नहीं जाएगा ना बेटा, ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर जाता है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म हो सके। तो ग्लूकोज को अंदर इंपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये GLUT4 विच इज़ अ चैनल, right? So these are the common functions of protein. Let us talk about a question and quickly see that question. So you would be knowing the answer. Which of the following glucose transporters is insulin dependent? So it is GLUT4. GLUT4 जो है, इसके थ्रू हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो एंट्री लेता है, एंड दैट इज बेसिकली बीइंग सपोर्टेड बाय इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन उसी चैनल पे लाके हमारे प्रोटीन्स को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, नॉट प्रोटीन, ग्लूकोज को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। ये GLUT4 चैनल है, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है सॉरी, ये इंसुलिन इसके साथ कंबाइन करता है और यहाँ से फिर ग्लूकोज की एंट्री अंदर हो जाती है, राइट, एंड देन फिर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। Which of the following is most abundant protein in the animals? So is it collagen बेटा, क्योंकि कोलाजन प्रोटीन जो है, जैसे रुबिस्को प्लांट में सबसे ज़्यादा abundant है, वैसे कोलाजन एनिमल में सबसे ज़्यादा abundant है। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेलुलर पैकेजिंग का काम करता है या ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में बिहेव कर रहा है। सो देयरफॉर कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट, सब जगह मिलेगा, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स के बीच में, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस। समूह प्रोटीन्स देख लेते हैं एक बार बेटा। कुछ और प्रोटीन्स के फंक्शन तो ठीक है, फंक्शन के बारे में हमने बात की, अब मैं थोड़ा सा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन के बारे में बात बता देती हूँ। 2 अमीनो एसिड्स कनेक्ट होते हैं बेटा, है ना। ये मेरा एक अमीनो एसिड है, ये R ग्रुप, NH2 ग्रुप, मैंने H2N लिख दिया है, ठीक है। दिस इज H एंड दिस इज COH। ऐसे ही इस वाले अमीनो एसिड का CRNH group, then I have H and what left, COH, है ना। ये ऐसा मैंने लिख दिया है। अब देखिए, जब 2 अमीनो एसिड्स एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे H2O का रिमूवल हो जाता है। ये वाटर निकल गया, है ना, वाटर निकल गया, मतलब मैं -H2 लिख रही हूँ, मतलब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो गया। और अब ये दोनों लिंक हो जाएंगे, आई एम इरेजिंग दैट सो दैट आई कैन शो यू द बॉन्ड। अब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, अब ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, किससे, दे विल बी कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख के आपको बता देती हूँ। ये मेरा NH ग्रुप है, NH, और इसी को हाईलाइट कर रही हूँ मैं। सो ये N लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने H लिख दिया और ये मेरा C वाला ग्रुप। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया आपके सामने, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड, है ना, सिंस इट वाज COH, है ना, क्योंकि यहाँ पे COH था, एक जगह का NH था, NH2 था, एक H गया, और COH का एक H और O चला गया। सो दिस इज हाउ इट इज H2O का रिमूवल, और H2O के रिमूवल से ये जो कनेक्शन बना है, दिस कनेक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स कनेक्ट होते हैं बेटा, और हर बार ही वाटर का रिमूवल होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और ऐसे कई सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल अमीनो एसिड्स दे कंबाइन ना, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। डाईपेप्टाइड हम तब यूज करते हैं, इस वर्ड को, इस टर्म को हम तब यूज करते हैं जब 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बना हो, तब हम इस टर्म को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज डाईपेप्टाइड, राइट। सो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस के बाद होता है और 2 अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करने के लिए होता है।
फाइन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर. तो इस प्रोसेस से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी ऐसे ही था ना बेटा, अपन ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पे. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से ही बनता है. ये मेरे 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है ना, दो H और एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. यू विल लेफ्ट विथ ओनली 1 ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन आपको ये यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब 2 शुगर की मोइटी, वन ग्लूकोज एंड 1 ग्लूकोज, व्हेन बोथ ऑफ देम दे कंबाइन दे गिव यू माल्टोज, राइट. माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड. एंड प्लीज रिकलेक्ट, आपने क्या पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब माल्टोज के ऊपर एक एंजाइम काम करता है विच इज अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम माल्टेज. तो माल्टेज क्या करता है, दोनों के बीच के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. ये ग्लूकोज यूनिट अलग, ये ग्लूकोज यूनिट अलग. इस प्रोसेस में वाटर ऐड हो जाता है एंड दिस इज हाउ यू विल गेट 2 ग्लूकोज यूनिट्स आफ्टर द डाइजेशन ऑफ माल्टोज. उसी का वाइस वर्सा हम यहाँ पे माल्टोज का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, राइट. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी वाटर के रिमूवल से ही बनता है. And the same process, dehydration process is involved. So it is basically for the connection of two monosaccharides. एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने देखा था बेटा. तो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन एक तो ये यहाँ पे था, ठीक है. ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज एस्टर बॉन्ड. फिर ये OH और ये फॉस्फेट, इन दोनों का जो कनेक्शन हुआ है दिस इज एस्टर बॉन्ड. इन दोनों को मिलाकर ये हो गया डाइएस्टर बॉन्ड, राइट. सो दिस इज हाउ, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये भी एस्टर बॉन्ड है बेटा, है ना. इसके आगे और फॉस्फेट कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डीएनए के केस में हमें ज़रूरत नहीं है. सो वी विल ऐड ओनली 1 फॉस्फेट देयर एंड 1 फॉस्फेट हियर. सो दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड. दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फेट हो गया. 1 फॉस्फेट अनदर फॉस्फेट, डाइपेप्टाइड बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर, नॉट पेप्टाइड, आई एम सो सॉरी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. 2 एस्टर बॉन्ड्स बने हैं, राइट. And that is also dehydration, that also involves the removal of water molecule. Fine. So this is how a phosphodiester bond is formed. Identify the substance having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. So basically what you need to identify a carbohydrate and you need to identify a protein, right. तो प्रोटीन देख लीजिए, मेरे पास प्रोटीन ये रहा ट्रिप्सिन, बट ये लिपिड हो गया. ये लिपिड है. कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज लिपिड. इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन इज लिपिड. तो अब जरा आइडेंटिफाई करके देखिए. प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड इधर होगा, मतलब आपके व्हाट शुड आई से, आपके अमीनो एसिड्स के बीच में होगा, है ना. दिस इज प्रोटीन, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन. ग्लिसरॉल लिपिड हो गया. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे नहीं हो सकता, तो दिस कुड नॉट बी द ऑप्शन. सो चूज द राइट ऑप्शन विच दैट इंडिकेट्स glycosidic bond, carbohydrate and peptide bond. So can it be 4, right? तो इनुलिन और इंसुलिन. इंसुलिन एज आई टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में. इट्स अ प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, है ना. इसका फंक्शन भी हमने देखा था. सो द आंसर इज 4. यू कैन गो थ्रू द थियोरी. चलिए, तो अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं बेटा. प्रोटीन्स में हम जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो किसी भी एंजाइम का एक टर्नओवर होता है. टर्नओवर का मतलब होता है कि वो आपको कितना आउटपुट दे सकता है, राइट. तो कोई भी टर्नओवर का जब आप बात करेंगे, सो इट विल इन्वॉल्व एनी स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल एंड दैट इज बेसिकली प्रोटीन बेस्ड ओनली, और उसे हम बोलते हैं एंजाइम, राइट. सो वी विल सी अबाउट द एंजाइम्स. हमारे ये एंजाइम्स कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे में हमें मदद करते हैं. प्रोटीन से ही एंजाइम बने ना, इसलिए प्रोटीन का ही फंक्शन का एक पार्ट हो गए एंजाइम्स. तो हमारी बॉडी के कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, पाथवेज को रेगुलेट करते हैं, ऑल्टर करते हैं. कौन? हमारे एंजाइम्स. तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, राइट. हमारी पूरी बॉडी का डायनामिक सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं. हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. आफ्टर द रिएक्शन दे रिमेन अनचेंज्ड. उनकी खुद के ऊपर उस रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद कोई भी चेंज नहीं आता है. जैसे वो पहले थे रिएक्शन के, वैसे ही वो बाद में भी रहते हैं.
अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? दे आर एक्चुअली द सम ऑफ कैटाबॉलिक पाथवेज एंड एनाबॉलिक पाथवेज। कैटाबॉलिक पाथवेज का मतलब होता है चीज़ों को ज्वाइन करके नए नए सब्सटेंसेस, आई एम सो सॉरी, कैटाबॉलिक पाथवेज का मतलब होता है चीज़ों को ब्रेक करके छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना। और एनाबॉलिक पाथवे ठीक इसका उल्टा है, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को कंबाइन करके यू विल फॉर्म अ बिगर स्ट्रक्चर। तो ये बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एनर्जी को यूज़ करके, जैसे अमीनो एसिड्स हैं बेटा, राइट। अमीनो एसिड्स को आप ज्वाइन करते जाइए, कई सारे अमीनो एसिड्स को आप कंबाइन कर देंगे तो यू विल गेट अ प्रोटीन। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो गई? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई। और कैटाबॉलिज्म में आप एनर्जी को सी एट टाइम्स वी नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस। लेट मी गो बैक। एट टाइम्स फॉर एनी, दिस इज नॉट कंपल्शन कि हम जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ देखेंगे उन कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हमेशा ही एनर्जी जो है वो रिलीज हो, ठीक है। एट टाइम्स यू रिक्वायर ऑल्सो एनर्जी टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस। और एनाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी यूज होती ही है क्योंकि चीज़ों को कंबाइन करना है, यू नीड टू फॉर्म अ बॉन्ड, और बॉन्ड बनाने के लिए आपको एनर्जी का एक्सपेंडिचर लगेगा ही। तो दिस इज़ हाउ वी टेक द यूटिलिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी में एक स्टेडी स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब है जब आपकी बॉडी अनडिस्टर्ब्ड है, ताकि वो हर तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, काम कर सके और नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके ना। कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट्स है जो मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को सिनोनिमस बोला है एनसीईआरटी ने। तो लिविंग स्टेट का मतलब होता है जब सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल अपने रूटीन में चलती रहें, और उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जहाँ आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल रेट पे चल के या तो आपको कुछ बना के दे रही हो या चीज़ों को ब्रेक कर रही हूँ, राइट। और मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी लिविंग स्टेट पॉसिबल नहीं है, राइट। सॉरी। सो ओवरऑल मैं बात करना चाहूँगी अब आपसे, हमारे जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, याद करें ये एंजाइम कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन योर आरबीसी, राइट। अगर आप नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और H2CO3 बनाते हैं, द सेम रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स अगर आप करेंगे तो इसमें लगभग आपको 200 से 300 मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे, है ना। ज्वाइन करेंगे आप तो टर्नओवर कैसा रहता है बेटा? 200 से 300 मॉलिक्यूल्स पर मिनट कर सकते हैं। वहीं पे अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेस को यहाँ पे यूज़ कर लिया तो आप मिलियंस तक भी मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो चीज़, जो रिएक्शन बिना एंजाइम के काफ़ी स्लो है, वही रिएक्शन एंजाइम को यूज़ करने के बाद एकदम क्विक हो सकती है, एकदम रैपिड हो सकती है, राइट। तो अगर आप रिएक्शन के रेट डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन चेंज इन आइदर डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए मेरा रिएक्शन का रेट है और ये एंजाइम सॉरी ये रिएक्शन का रेट जो है बढ़ने लगा, अभी आपकी रिएक्शन यहाँ पहुंची, थोड़ा सा रेट जो है अभी स्लो है। आप आगे जाएंगे तो ये रिएक्शन एकदम रैपिडली बढ़ गई, ये आपने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली है ना। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा? जैसे यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड था बेटा टेम्परेचर, और यहाँ पे एक्टिविटी थी, तो मैंने एंजाइम की एक्टिविटी को, ये रिएक्शन के रेट को समझ लीजिए, कंसिडर टू बी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और रिएक्शन रेट, इसे मैंने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे और इसे मैंने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे, राइट। तो यहाँ पे 10 डिग्री पे रिएक्शन का रेट आधा था, अगले 10 पे एकदम डबल हो गया और उसके बाद फिर आपका जो रिएक्शन रेट है वो नीचे आने लग गया। इनिशियली एंजाइम्स को एक्टिवेट होने में समय लगता है और फिर हर 10 डिग्री एक बार वो एक्टिवेट हो गए तो इनिशियली दे आर लैगिंग, और जैसे ही एक्टिवेट हो गए अब वो क्या करेंगे? रिएक्शन को बहुत तेज़ी से कंडक्ट करेंगे। तो देखिए जब आप इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो और 10 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट पिछले रेट से, इस रेट से ये वाला रेट क्या हो गया है? डबल हो गया है, राइट। अब उल्टी डायरेक्शन में आइए, नीचे उतरने की कोशिश कीजिए। अब जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो क्योंकि ये डबल था, अब क्या हो रहा है? आप कितना भी एंजाइम को बढ़ाओ, एंजाइम की एक्टिविटी का एक लिमिटेशन है, वो उतनी ही देर तक बढ़ सकता है या उतनी देर तक एक्टिविटी कर सकता है, उसके बाद द रेट स्टार्ट्स फॉलिंग। मतलब ये क्या हो रहा है? अब
हाफ हो रहा है ना। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे तो रिएक्शन डबल होगा, रेट मतलब डबल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इट विल बी हाफ, right? So this is what is the meaning, and this is how your enzymes are basically responsible for speeding up the reaction rate. ये reaction के rate को कई गुना बढ़ा देते हैं, और ऐसा होने से हमारी reaction बहुत तेज़ी से conduct हो पाती है, speed up हो पाती है। तो देखिए, कार्बोनिक अनहाइड्रेज अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो तो 6 लाख तक के मॉलिक्यूल हमारे H2CO3 के बना सकता है 1 सेकेंड में, और अगर आप इसे 1 मिनट में कन्वर्ट कर दें तो ये मिलियंस बना सकता है। रेट आप कुछ भी लो बेटा, आप सेकेंड में मेजर करो, मिनट्स में मेजर करो, वैल्यूज विल बी वेरिंग, ये आपकी फ्रीडम है। रेट आप किसी भी टाइम स्केल पे ले सकते हो। तो अगर आप 1 मिनट में देखेंगे तो इट विल गो इनटू मिलियंस 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 में जा सकता है। सो दिस इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एनी एंजाइम। और दो मतलब आई मीन कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स के बिना अगर आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके H2CO3 बनाने गए तो सिर्फ आपको 200 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और वो भी 1 घंटे में। कैन यू इमेजिन? देयर इज नो कंपैरिजन। जब आपने एंजाइम को यूज़ किया तो रेट कहाँ पहुँच गया, राइट? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं।